कुछ चीज़ें होती हैं जो स्ट्रेटेजिकली बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन मसला ये है कि सिर्फ ये हमें ही नहीं पता कि हम इंपॉर्टेंट है, बाकी पूरी दुनिया को पता है। देखिए सियासत बिल्कुल पलट जाती है। हम किसी एजेंडा पे हमने अपनी फ़ौज को जलील किया, हमने खुद किया, हमने अपनी औरत को मजलूम बनाया, हमने खुद बनाया। हम एक इतने नेगेटिव नैरेटिव पे चलते हैं और उसका जो सबसे ज़्यादा नुकसान होता है वो बिज़नेस कम्युनिटी को होता है। हमें अनबायस्ड होकर सोचना पड़ेगा, क्या जमहूरियत ज़रूरी है कि जमहूर ज़रूरी है, क्या आइन ज़रूरी है कि लोग ज़रूरी हैं, आपके लोग क्या चाहते हैं, उनकी भी तो एक आवाज़ है। मेरे हिसाब में जुडिशरी ने एक ऐसा रोल नहीं प्ले किया कि उनको अनबायस्ड होके चलना चाहिए था। अस्सलाम वालेकुम मैम, उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगी। मैंने आज आपको इनवाइट किया अपने चैनल पर कुछ मुल्क के हालात के ऊपर आपकी राय जानने। मैम, मेरा सबसे पहला सवाल है आपसे कि आप किस जमात से ताल्लुक़ रखती हैं? वालेकुम अस्सलाम और थैंक यू वेरी मच आयशा फॉर जॉइनिंग और मुझे इनवाइट करने के लिए। मेरा तो जी बस इंसानियत की जमात से ताल्लुक़ है और किसी जमात से ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन यह है कि पाकिस्तान को जो भी देखता है, और मैं इस मामले में बहुत यकीन रखती हूँ कि चाहे कोई भी आप पॉलिटिकल हैं या ए पॉलिटिकल हैं, आपको पॉलिटिक्स में हिस्सा ज़रूर लेना चाहिए, मतलब राय ज़रूर देनी चाहिए। क्योंकि मौला अली का फरमान था कि अगर आप सियासत में उस तरह से नज़रियाती सियासत में हिस्सा नहीं लेते तो आपसे कमतर और अहमक लोग आप पर हुकूमत करते हैं और वो एक बहुत बड़ा डिज़ास्टर बन जाता है, जिसकी मिसाल गुज़िश्ता सालों में हमने भुगती भी और देखी भी। तो मैं ये नहीं कहती कि मेरा किसी जमात से ताल्लुक़ है, लेकिन मुझे पाकिस्तान से मोहब्बत है और पाकिस्तान के लोगों से मोहब्बत है। वेरी ट्रू मैम, मेरा क्वेश्चन आपसे ये भी है कि 9 मई को जो हुआ, मैं 9 मई को बजाते खुद ये देखती हूँ कि खाली पीटीआई का कसूर नहीं था। हालांकि मैं पीटीआई को ऐसे सपोर्ट नहीं करती जैसे उनके लवर्स करते हैं। तो 9 मई का किस्सा इतना मशहूर और इतना तकलीफदेह क्यों हो गया कि दूसरे चैनल्स ने भी पाकिस्तान को इंसल्ट करने में कोई कसर नहीं छोड़ी? देखिए, कुछ चीज़ें होती हैं जो स्ट्रेटेजिकली बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। हो सकता है कि उनकी मालियाती हिसाब से कोई अहमियत उस तरह से ना हो, उसकी कॉस्मेटिक वैल्यू होती है, उसकी स्ट्रेटेजिक वैल्यू होती है। हमारी कुछ ऐसे हसास जगह हैं, हमारे इदारे हैं, हमारी तनसीबात हैं जो हमारा फ़ख्र हैं, और उसमें मेरा ताल्लुक़ फ़ौजी घराने से है। पर ये मैं नहीं कहती हूँ कि फ़ौज को एक आप बिल्कुल ही ऐसा एक सेक्रेड इदारा बना दें कि वो किसी को जवाब दे नहीं है, लेकिन उसकी एक अहमियत है, उसका एक हमें अंदाज़ा है। और दूसरी बात ये कि ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है। आप पेंटागन की सियासत उठा के देख लें, आप केजीबी की सियासत उठा के देख लें, आप रशिया, ईरान, पाकिस्तान, मतलब दुनिया जहान को देख लें, हर जगह पे फ़ौज का एक अहम रोल है। और उनका काम सिर्फ यही नहीं है कि उन्होंने सरहदों की हिफाजत करनी है, आपकी खारजा पॉलिसी में, आपकी ये पूरी जियो पॉलिटिकल सिचुएशन में, और पाकिस्तान जैसे मुल्क पे मैं ये समझती हूँ कि पाकिस्तान अब तक जो स्टैंड कर रहा है उसमें पहली वजह तो सिर्फ यही है कि ये अल्लाह का एक हमारे ऊपर मुआज़ा करम है, और दूसरी वजह यह है कि हम स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें ये कभी अकल नहीं आनी थी कि हमने अमेरिका से दूर जाना है, हमें ये अकल भी चीन ने आके सिखाई, क्योंकि उसका थॉरोफेयर हम बन रहे थे। अब उसने अगर 18 मोटरवेज बना दी हैं, उसके अंदर हमारी कोई खारजा पॉलिसी की या हमारी कोई कमाल नहीं था, वो उसकी ज़रूरत थी। अब टेबल पे जब आप डील करते हैं तो डील करने वाले दोनों लीडर्स को ये पता होना चाहिए कि दूसरे को क्या चाहिए, और आप अपनी डील को अपने आप को वीक विकेट पे मत खेलें। हम यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग विकेट पे थे और पाकिस्तान आर्मी बड़ी स्ट्रॉन्ग विकेट पे थी, तो इस वजह से ये डील्स हुई। अगर हमारे पॉलिटिकल इदारे तो वो उसी लेन में चले जा रहे थे कि शायद हमें एशियन डेवलपमेंट बैंक फ़ंड कर देगा, हमें IMF फ़ंड कर देगा। ये डील जो थी ये 1-to-1 बेसिस पर हुई थी। मैं एक वैसे मिसाल आपको दे रही हूँ, और वो क्योंकि उन इदारों को ये पता था कि ये 18 मोटरवेज़ जो बनेगी उससे आपका रूट खुलेगा। हमारे पास डीपेस्ट सी है, हम चहारबाग से हट के आ जाएंगे, ईरान की भी हम बंदरगाह को इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे साथ डायरेक्ट मिडल ईस्ट के अंदर ये थॉरोफेयर्स जो थे ये आर्मी के स्ट्रेटेजिक जो थिंक टैंक्स हैं वो बनाते हैं। अब इस तरह के इदारों में और हमारे जैसे मुल्क में जहाँ पर एक तरफ ईरान है, एक तरफ चीन है, एक तरफ अफ़गानिस्तान है, एक तरफ रूस है, हमसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन है? लेकिन मसला ये है कि सिर्फ ये हमें ही नहीं पता कि हम इंपॉर्टेंट है, बाकी पूरी दुनिया को पता है। तो ऐसी सिचुएशन में अपनी अफवाज के ख़िलाफ़ खड़े होना और उनके ख़िलाफ़ इस कदर हर्जा सराई करना कि उसका मजाक बना देना। देखिए, मेरे अपने वालिद 1971 की जंग में POW रहे हैं, प्रिजनर ऑफ वॉर रहे हैं। जो लोग वहाँ से आते हैं वो उनका एक जज्बा होता है। हम ये बहुत डिबेट करते हैं कि जी आपको तनख्वाह देते हैं, आप हमारे टैक्स से पैसे लेते हैं, तो क्या आपके जो बाकी के इदारे हैं,
क्या आपके ब्यूरोक्रेसी का जो सिस्टम है वो आपके टैक्सों के पैसों से नहीं चलता? क्या आप उनके जाके इदारों को जाके इस तरह जला तोड़ फोड़ सकते हैं? क्या आप उनके बजट के ऊपर इस तरह बातचीत करते हैं? ये लोग जो इनके बजट को आप इनकी इंसानी ज़िंदगी के साथ कंपैरिजन करना। और जो सबसे ज़्यादा खुशी हुई जहाँ मुझे लगता है उसमें 2 मुल्कों को बहुत खुशी हुई इस बात की, उनमें से सर फहरिस्त ज़ाहिर है इंडिया और दूसरा अमेरिका, क्योंकि अमेरिका पाकिस्तान की से अफ़गानिस्तान के एक्सकवेशन के बाद से एशिया के अंदर इरेलेवेंट हो चुका था। अमेरिका की किसी को ज़रूरत ही नहीं थी। रूस के से आज भी हमने क्रूड ऑयल की डील हमने क्लिक कर ली, हमें ज़रूरत नहीं अमेरिका की। उसके अलावा तकरीबन 17-18 मुल्कों की करेंसीज़ ने मिलके डॉलर को वैसे ही नॉकआउट कर दिया, तो अफ़गानिस्तान से वैसे ही वो जा चुके थे। अमेरिका वॉज टोटली इरेलेवेंट इन दिस साइड ऑफ द चैप्टर। सो उनके लिए तो बहुत खुशी की बात थी कि पाकिस्तान फ़ौज जो है उसका इस तरह मजाक उड़ाया जाए और उनके अपने लोग उड़ाएं। देखिए, सियासत बिल्कुल पलट जाती है। अगर आप मेरे बारे में कोई बुरी बात करेंगे, उसको लोग कहेंगे कि हो सकता है मेरा और आपका कोई कॉन्फ्लिक्ट हो, हमारा कोई कंपटीशन हो, हमारी कोई प्रोडक्ट की कोई डिबेट हो। लेकिन अगर मेरी अपनी औलाद मेरे सामने खड़े होकर मेरी ही बेइज्जती करेगी, मेरी ही मुंह पे तमाचे मारेगी, तो वो एक मेरे ख्याल में इट वाज द मोस्ट फॉर मी इन माई लाइफ, आई विल से कि इससे ज़्यादा दुख भरी चीज़ मेरे लिए ज़िंदगी में नहीं थी। जिस तरह मैंने फ़ौजी टैंकों को चलते हुए देखा, मेरी अपनी वालदा अस्करी में रहती हैं, बाहर कंटेनर्स लग गए, और जिस तरह, और मैं आपको एक बात और बताऊं, इसमें जो सबसे ज़्यादा नुकसान, जब भी किसी मुआशरे में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है तो उसमें सबसे ज़्यादा जो वल्नरेबल जो सेक्टर होता है वो अफेक्ट होता है। और वल्नरेबल कौन सा हमारा यहाँ पे, जैसे ख़वातीन और बच्चे। अब प्रॉब्लम क्या हुई, अब अगर हमारी ख़वातीन जाके सड़क पे निकलती हैं और वो दुपट्टे फेंकती हैं, अब ना आप उन पे टैंक चला सकते हैं, ना आप उनको थप्पड़ मारते हैं, ना आप उन्हें घसीट सकते हैं, क्योंकि चीज़ 300 औरतें इस वक्त अगर आपकी जेल में हैं, 7 को ज़मानत, अब उनको आप कुछ कह भी नहीं रहे, फिर भी एक सोशल मीडिया पे सिस्टम चल गया कि जी उनके साथ ज़्यादती हुई है। मतलब ये एक ऐसी चीज़ थी जिसको हमने खुद नेगेटिव किया। मैं इस मामले में इतनी बोलती हूँ, मैंने आज तक कभी अपने किसी मेल कंपेनियन को अपने से बदतमीज़ी करते हुए नहीं देखा। मैंने कभी अपने किसी मेल कोलीग को अपने साथ बदतमीज़ी करते नहीं देखा। मेरा बाप, भाई या मेरा शौहर या मेरे बच्चों ने कभी मेरा कोई हक नहीं मारा, कभी मुझे कोई थप्पड़ नहीं मारे, कभी कोई मेरी बेइज्जती नहीं की। आप पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस करें, अगला आपसे ये पूछता है कि आपके मर्द ने आपको कैसे बाहर हमने क्यों अपने मर्दों को जलील किया? हमने खुद किया। हम किसी एजेंडा पे, हमने अपनी फ़ौज को जलील किया, हमने खुद किया। हमने अपनी औरत को मजलूम बनाया, हमने खुद बनाया। आज आप एक खुद मुख्तार औरत हैं, आज मैं एक खुद मुख्तार औरत हूँ। हमारा, आपके शौहर आपके साथ शाना बिशाना खड़े हैं, आपका फ़ख्र है, आपके भाई आपके साथ खड़े, हम ये बात करते ही नहीं। हम एक इतने नेगेटिव नैरेटिव पे चलते हैं, और उसका जो सबसे ज़्यादा नुकसान होता है वो बिज़नेस कम्युनिटी को होता है, और वो मुझ जैसे उन लोगों को होता है जो ये बोल बोल के थक जाते हैं कि नहीं, इस्लाम एक बहुत अच्छा मज़हब है, हमारे मर्द बेहतरीन हैं, हम वेमेन एम्पावरमेंट पे यकीन रखते हैं, हमारी फ़ौज, वो कहते हैं ये लो जी चैनल चलाओ अपना, तुम्हारी अपने लोग कह रहे हैं कि हम बर्बाद हो। सो दिस नैरेटिव शुड बी चेंज्ड। आपने बहुत खूबसूरत जवाब दिया। आज तक मैं जिन लोगों से भी बात की उन्होंने इतनी डिटेल से बात नहीं की। अब आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान की जुडिशरी आपकी नज़र में अपना किरदार भरपूर अदा कर रही है या उसके अंदर फेवरिज्म है? देखिए, जो जुडिशरी है वो एक अहम हमारा इदारा है। पाकिस्तान के क्या पूरी दुनिया में 5 सतून, इसको 5 पिलर्स के नाम से, जिसमें जुडिशरी है, मीडिया है, मिलिट्री है, आपका लॉ एंड ऑर्डर है और आपका सिविल सोसाइटी है। ये 5 ऐसे, और पार्लियामेंटेरियंस हैं जिसके ऊपर पूरा मुआशरा का एक निज़ाम जो है वो होता है। अब होता क्या है कि ऐसा नहीं हो सकता कि एक चीज़ मैं अपने लिए इस्तेमाल करूं और मैं कहूं कि वो सही है, और जब वो आपकी बारी है और आप भी उसी चीज़ को इस्तेमाल करें तो मैं कहूं कि वो गलत है। हमें अनबायस्ड होके सोचना पड़ेगा। जुडिशरी का इस्तेमाल किया गया पिछली हुकूमतों में भी, ठीक है, और इसमें भी, और उसमें देखिए, अब जस्टिस इफ्तिखार ने जब पहला PCO हुआ, फिर PCO 2 भी आया, हमने एक बहुत इस पे तवील दास्तान घड़ी के आइन की बेहुरमती होगी। क्या जमहूरियत ज़रूरी है कि जमहूर ज़रूरी है? क्या आइन ज़रूरी है कि लोग ज़रूरी हैं? आपके लोग क्या चाहते हैं? उनकी भी तो एक आवाज़ है। उस वक़्त का जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, उसके अंदर क्लॉज 1 आई, क्लॉज 2 आई, और फिर उसको चेंज किया गया, जिसके ऊपर आर्टिकल 6 लगा दिया गया था। आपको भी शायद याद हो कि आर्टिकल 6 है, क्योंकि ये गद्दारी में आता है, टेररिज्म का इस पर एक्ट लग रहा था।
पर अगर आपकी अदलिया इंसाफ नहीं कर रही है और वो एक सर्टन पॉलिटिकल पार्टी के साथ चल रही है, वहाँ आप अपने बच्चों के रिश्ते किए हैं या जो भी आपका, देखिए पहले ज़माने में एक जज को इजाज़त ही नहीं होती थी कि वो सोशल गैदरिंग में जा सके, क्योंकि उसकी वजह थी, क्योंकि जब आप मिले जुलेंगे तो आप इंसान हैं, आपकी कहीं ना कहीं अटैचमेंट होती है, आप बातचीत करते हैं। तो इन लोगों को आम हालात से दूर रहना चाहिए था। मेरे हिसाब में जुडिशरी ने एक ऐसा रोल नहीं प्ले किया कि उनको अनबायस्ड होके चलना चाहिए था, और वो नहीं चले हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्या आया? प्रॉब्लम आया वफाक और प्रोविंस के अंदर। सबसे पहला प्रॉब्लम तो ये आया क्योंकि प्रोविंस में गवर्नमेंट और थी, फिर इंटरम इधर आया, वफाक की हुकूमत कुछ और थी, फेडरल में कुछ और चल रहा था। अब फिर मुसीबत पड़ गई कि अब अगर 90 दिन में इलेक्शन होते हैं तो फिर दोबारा इलेक्शन का आपका बजट किधर है? अगर बजट है आपके पास और आपने दोनों इलेक्शन इकट्ठे करने हैं तो वो भी आप अक्टूबर में कराएंगे, जो कि आपकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट नहीं मान रही थी। सो इंटरम भी एक बड़ा डूबियस किस्म का आया। सो मेरे ख्याल में, और इंटरम की जुडिशरी का फेडरल की जुडिशरी के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, उस पर आप सोचें ना पैसे कितने लग रहे हैं। एक बेंच बनता है, दूसरा बेंच तोड़ देता है, दूसरा बेंच बनता है तो वो फेडरल बेंच तोड़ देता है। सो मेरे नज़दीक जुडिशरी को इससे बेहतर रोल प्ले करना चाहिए था और वो कर सकते थे, उनके पास ये मौका था। उन्होंने थोड़ा सा इसको पोलिटिसाइज किया है। आपके मुताबिक अब सियासत में किसका बाप खत्म हो गया? देखिए, सियासत मैंने एक ऐसी चीज़ देखी जिसमें कभी आप कुछ नहीं कह सकते। आज से शायद 1999 में जब कू हुआ और मुशर्रफ साहब गवर्नमेंट में आए तो तब पूरी दुनिया कहती थी कि नवाज़ शरीफ का ख़ात्मा हो गया। अब उनकी पार्टी के लोग चले गए, उन्होंने क्यू लीग बन गई, क्यू लीग में आधे लोग इधर आ गए ऐसा हुआ, ठीक है। फिर इसी तरीके से जब बीबी को निकाला, उसके बाद सबको फारिग किया गया क्योंकि जो भी उनके चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी थे उनको कैंसिल किया गया, सबको बाहर भेजा गया। तो लगता था कि अब क्यू लीग का शायद, क्योंकि वो एक प्रो इस्टेब्लिशमेंट पार्टी थी, ठीक है, और लगता था MQM रहेगी। फिर एक ज़माना आया कि MQM लगा कि अब ख़त्म हो गई, फिर PSP निकल आए। तो ये एक, और इसको बुरा नहीं समझना चाहिए, मैं समझती हूँ ये एक एवोल्यूशन होती है। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमने सवाए ज़रदारी की गवर्नमेंट के अलावा कोई भी पूरे 5 साल तमीज़ के साथ नहीं गुजारे। और जो आपका वो है ना, पावर को आप एक्सचेंज करते हैं, मैं उसका एग्जैक्ट वर्ड भूल गई हूँ, वो आप कर नहीं सके प्रॉपरली। हर दफ़ा 5 साल से पहले, 3 साल 2 साल पहले या तो अदम एतमाद की तहरीक आ जाती है, या कू हो जाता है, या कोई ना कोई सिस्टम आ जाता है। सो दैट वाज द ओनली गवर्नमेंट जिसके अंदर उन्होंने डिलीवर किया, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, सिविल गवर्नमेंट टू सिविल गवर्नमेंट डिलीवर हुआ था। अदर देन दैट किसी गवर्नमेंट ने नहीं किया। सो ये ज़रूरी है। सो इसलिए ये कहना कि किसी का भी बाप ख़त्म हुआ, मैं नहीं मानती हूँ। कुछ भी हो सकता है। अब देखते हैं जो इस्तेहकाम पार्टी आई है वो कहाँ से कहाँ लेके जाती है, और जमात इस्लामी कहाँ खड़ी होती है। ये एक चेस है, और चेस में घोड़े बदलते रहते हैं, चीज़ें चलती रहती हैं। प्यादों ने मरना ही है, उनको मरने दें। उनको आप चाहे लोटे का नाम दें, चाहे प्यादे का नाम दें, तो उनका इस्तेमाल जारी रहेगा।